स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको हिंदी का चैप्टर सेकंड पढ़ाएंगे। इस बार आपकी बसंत पुस्तक लगी है एनसीईआरटी की, तो आप सभी बच्चे ले लें इस बसंत पुस्तक को। कल हमने आपको चैप्टर 1 रीड कराया था। कौन सा चैप्टर था? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसका मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया था। ठीक है, आज हम चैप्टर ये सेकंड चैप्टर है अपना दादी माँ, और दादी माँ चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है शिव प्रसाद सिंह। आपका क्वेश्चन भी आता है कि आपके दादी माँ जो पाठ है इसके लेखक का नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे कि हमारे दादी माँ पाठ का लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। तो स्टार्ट करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। कौन कह रहा है? ये बात लेखक कह रहा है कि मेरे शुभ चिंतक यानी कि जो मेरा अच्छा चाहते हैं मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए, कि जिससे कि मैं मतलब खुश हो जाऊं, प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या कहा है उन्होंने? लेखक कह रहे हैं कि मेरे सामने तो मेरे मित्र मेरे प्रसन्नता करते हैं और पीठ पीछे से मुझे और ही कुछ बोलते हैं कि ये तो घबरा जाता है, इस तरह का कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी भी धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। कौन से दिन आ गए हैं? क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। देखिए लेखक ने क्या कहा है कि जब पानी आता है, गांव के चारों ओर से पानी भरता है, जो जगह का नाम है सिवान, वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आई हैं? मोथा और साई की। ये मोथा और जो साई हैं ये क्या है? अधगली यानी कि आधी गली हुई घासें हैं। गेहूर और बन प्याज की जो जड़ें हैं और अनेक प्रकार के जो बरसाती जो बीज हैं वह सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध पैदा कर देते हैं, यानी कि उसमें से बदबू आने लग जाती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। आपने देखा होगा गांव के अंदर जो छोटे छोटे से जो जगह है वहाँ पानी भर जाता है, और वहाँ क्या करते हैं लोग बाग कूद कूद कर नहाने की कोशिश करते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम, देखो एक ये नाम है, हमारे महीने का नाम है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले। यहाँ आपको सबको अंडरलाइन करना है। दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी कि अंदर ही अंदर सोच रहा था, कुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर, और ज्वर का मतलब क्या होता है? बुखार। यहाँ आप अंडरलाइन करेंगे। सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। क्या क्या दिन भर खाते थे वो? नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, यानी कि जो उनको बुखार हुआ था, फीवर हुआ था, वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था बल्कि चढ़ रहा था। रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर संद, टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती।
सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसी पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। देखा दादी माँ कौन कौन से सवाल करती थी अपने घर वालों से। दादी माँ को गमई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। किसको नाम याद थे दवाओं के? दादी माँ के। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया। अब देखिए ये बीमारियों के नाम हैं कौन कौन से? मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले कि मतलब किस तरीके से दादी माँ सफाई रखती थी और किस किस चीज़ का वो प्रयोग करती थी उसके बारे में बताया गया है। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते। गिलाफ यानी कि आपने देखा होगा ना जो तकिए के जो कवर होते हैं उनको बोलते हैं। तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहिनें बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। मतलब घर में इतना सारा काम है, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं है। वो सबको कहती थी मतलब मैं ही काम करने वाली हूँ। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही यानी कि उनके ऊपर गुस्सा कर रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है ही नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी थी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या मेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, यानी कि उसका विवाह कैसा होगा अगर आप मेरे ऊपर दया नहीं करेंगी तो। दादी माँ क्या कहती हैं, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। कौन कह रही है बात? दादी माँ कह रही है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो ना हो, अब कौन सा आशीर्वाद दे रही थी? पूतो फलो दूधो ना हो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक ने पूछा कि उस दिन तो तुमको बहुत ज़्यादा डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। आपने देखा होगा ना कि जब शादी होती है तो घर में कितने बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, है ना, गीतें भी होती हैं, डांस भी होता है।
यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह के से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान क्या होता है? वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊँगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। आपने देखा होगा ना, जब आपके मम्मी पापा मारते हैं और आप कहाँ पहुँच जाते हो? दादा दादी के पास। क्या अब तो मार पड़ेगी ही नहीं, दादा दादी के पास कुछ नहीं बोलेंगे, है ना? ऐसे ही ये थे। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद, यानी कि जब दादा ख़त्म हो गए थे, उसके बाद में कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। यानी कि मुंह पर तो कुछ बोलते थे और पीठ पीछे कुछ बोलते थे। दादा के श्राद्ध में दादी माँ ने मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, ये माघ जो है एक महीने का नाम है। ये कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उसकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने अपना माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर यानी कि संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, है ना? तो अब क्या हुआ? मैं समझती हूँ आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा।